जय हिंद दोस्तों 7 मार्च टू 12 मार्च आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कौन कौन से एडिटोरियल्स इस पीरियड में आए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी कंटिन्यू है, तो नेचुरली न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल में सबसे ज़्यादा यही न्यूज़ डोमिनेट कर रही है, सबसे ज़्यादा यही न्यूज़ कवर हो रही है। एडिटोरियल में भी मैक्सिमम एडिटोरियल्स का जो फोकस है रशिया यूक्रेन वॉर ही है। लेकिन इस पीरियड में कुछ अच्छे एडिटोरियल्स भी आए हैं जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और हम इश्यूज़ को पहले ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने आपके लिए समराइज़ किया है इन केसेस को, उसकी करस्पॉन्डिंग मैंने कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किए हैं जिसके कि आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, तो जो बुलेट पॉइंट्स रहेंगे वो आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये बिल्कुल जैसे आप एक वेब सीरीज़ का एपिसोड देखते हैं उस तरह से आप इसको देखेंगे, क्योंकि बैक टू बैक आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में आपको मिल सकती है। इसलिए अटेंटिव रहें और कनेक्टेड रहें पूरे वीडियो में। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन से टॉपिक एडिटोरियल्स में कवर हुए हैं। 7 तारीख को इन सैंक्शंस बाइट नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन द क्रॉस हेयर्स। 8th सील्ड कवर्स ज्यूरिप्रूडेंस इज अपैलिंग। 8th को एक और टॉपिक आया था वर्किंग वुमेन 2 विद अ ड्रीम ऑफ गुड चाइल्ड केयर। 9th को poignant reflection that stretch a war's canvas। 9th को एक और टॉपिक था रिवाइव टैक्स इंक्रीज स्टॉप आउट टबैको प्रोडक्ट्स यूज। एक और चाइना टेकअवेज फ्रॉम द वॉर। 10th को एन अननेसेसरी वॉर एंड इट्स ग्रेव पोर्टेंट्स। 10th को एक और आया वाटर मैनेजमेंट नीड्स अ हाइड्रो सोशल अप्रोच। 11th को 5 स्टेट पोल्स दियर मैसेज एंड इम्प्लीकेशंस। एंड 12th शट डाउन द मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी। ये टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें से जो मैं आपके साथ कवर करने जा रहा हूँ टॉपिक्स वो हैं इन सैंक्शंस बाइट नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन द क्रॉस हेयर्स, सील्ड कवर ज्यूरिप्रूडेंस इज अपैलिंग, चाइना's takeaways फ्रॉम द वॉर एंड वाटर मैनेजमेंट नीड्स अ हाइड्रो सोशल अप्रोच। देखिए मैंने ये 4 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिनको कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इन सैंक्शंस बाय नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन द क्रॉस हेयर्स, ये सैंक्शंस बाय नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन द क्रॉस हेयर्स ये रशिया यूक्रेन के वॉर का एक अलग फेज दिखाता है। ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि ये जो कमर्शियल कन्फ्लिक्ट हुआ है ओवर द पीरियड यूएसए और रशिया के बीच में, कहीं ना कहीं यूक्रेन वॉर उसका कल्मिनेशन है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। सील्ड कवर ज्यूरिप्रूडेंस इज अपैलिंग, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम के लिए आपके ऐसे का टॉपिक भी बन सकता है, डिस्कस करेंगे इसको। चाइना's टेक अवे फ्रॉम द वॉर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा, ये पर्टिकुलर पोर्शन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है जहाँ पे कि आपको इस वॉर से रिलेटेड वे फॉरवर्ड, इस वॉर से रिलेटेड आउटकम्स, इस वॉर से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस इंडिया और चाइना की जब डिस्कस करनी होगी उस समय आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को कोट कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट नीड्स अ हाइड्रो सोशल अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ये आप जानते हो आपके ज्योग्राफी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके मेंस के लिए और आपके ऐसे राइटिंग में भी ये पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इन सैंक्शंस बाय नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन द क्रॉस हेयर। देखो मैं इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक दूंगा आपको, आप उसको देख सकते हैं, आई बटन में दूंगा। ब्रीफ में मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये नॉर्ड स्ट्रीम लाइन 1 है, और ये जो पर्पल कलर से डॉटेड लाइन दिख रहा है ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, जो कहने को अंडर कंस्ट्रक्शन है बट एक्चुअली में ये फुल्ली कमीशनड हो गई है लेकिन अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई है। ये आप पॉइंट देख लो, ये रशिया में वाई बॉक्स से कनेक्ट होकर ये जर्मनी को कनेक्ट करता है नॉर्ड स्ट्रीम 1, और रशिया का ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से उट्सलुगा से जाके जर्मनी में उसी पॉइंट पे ग्रीस वर्ल्ड पे कनेक्ट करता है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। अब आप ये देखो कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 की जहाँ तक हम बात करें तो ये 1222 किलोमीटर लंबी लाइन है जो कि बाल्टिक सी से होके गुजरती है और रशिया और जर्मनी कनेक्ट करती है, जैसा कि मैंने आपको अभी आपको इस मैप में दिखाया।
और ये इस पाइपलाइन की कैपेसिटी 55 बिलियन मीटर क्यूब है, और ये जब दूसरा लाइन बन जाएगा तो ये कैपेसिटी डबल हो जाएगी, यानी 110 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। और ये इतनी ज़्यादा गैस रशिया सप्लाई कर सकता है कि पूरे यूरोपियन कंट्री, यानी ईस्ट यूरोप को तो वो बहुत डिकेड्स से सप्लाई कर रहा है, वेस्ट यूरोप को भी पूरी तरह से सप्लाई कर सकता है उसकी पूरी रिक्वायरमेंट को। और यहीं पे कन्फ्लिक्ट आया यूएस और रशिया के बीच में, क्योंकि यूएसए के पास जो नेचुरल गैस का रिसोर्सेज मिला है शेल रेवोल्यूशन के बाद, तो वो भी वेस्ट यूरोप को टारगेट करता है एज अ मार्केट। और यहाँ से रशिया का नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि वेस्टर्न यूरोप को टारगेट करता है गैस सप्लाई के लिए। कन्फ्लिक्ट ये है कि रशिया जो गैस सप्लाई करेगा वो चीपर रेट पे होगा, और यूरोपियन कंट्रीज रशिया से खरीदना चाहती हैं, क्योंकि यूएसए जो प्रोवाइड करेगा गैस वेस्टर्न यूरोप को वो रशिया के कंपैरिजन में महंगा होगा, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज रशिया से ये खरीदना चाहती हैं। और यही प्रॉब्लम की आप कह सकते हो जेनेसिस है। टाइम टू टाइम ये डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट फॉर्मेट में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती रही है। ये जो कमर्शियल कन्फ्लिक्ट था गैस मार्केट को कैप्चर करने का यूरोपियन कंट्रीज़ का, ये कल्मिनेट हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर में। इसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो फिर उस पर डिस्कशन करने से हमारा टाइम कंज्यूम होगा। मैं आई बटन में लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें, आपको क्लैरिटी होगी इस पूरे टॉपिक की। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये अब स्विच ओवर करते हैं दूसरे टॉपिक पे, चाइनाज टेकअवेज फ्रॉम द वॉर। वैसे तो वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ कंट्रीज होती हैं जो वॉर जैसी सिचुएशन से भी कुछ टेक अवे और कुछ अपनी एडवांटेजेस उठाती हैं। चाइना के साथ एक बहुत अच्छा पॉजिटिव हो गया इस वॉर की वजह से कि चाइना अपनी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म ड्रॉ कर रहा था, जैसे कि साउथ चाइना सी में आइलैंड का कंस्ट्रक्शन, जिनजियान में ह्यूमन राइट्स का मैसिव वायलेशन। तो ये जो नेगेटिव अटेंशन ड्रॉ कर रहा था चाइना, अभी वेस्ट कंट्रीज़ का पूरा फोकस यहाँ से शिफ्ट होके इस वॉर पे लग गया। तो चाइना को यहाँ से एक रिलैक्सेशन मिला है और अपनी अब वो एक्टिविटीज़ को करता रहेगा। साथ ही साथ ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस वॉर की बात, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अपने मिलिट्री बजट को फोकस करना शुरू कर दिया, उसको इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया है। ये भी चाइना के लिए एक अच्छी खबर है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ का ध्यान यहाँ से हटेगा, खास तौर से ये जो इंडो पैसिफिक क्वाड एक्टिविटीज़ हो रही थी जो कि चाइना के अगेंस्ट में थी, इससे भी यूरोपियन कंट्रीज़ का भी ध्यान घटेगा। क्वाड कंट्रीज़ आप जानते हैं इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ हैं। तो क्वाड इंगेजमेंट का डिले ये चाइना के फेवर में होगा। और ये जो पूरा वॉर हुआ है रशिया का, ये पूरा एक कंप्लीट टेम्पलेट की तरह हो सकता है चाइना के लिए, जिसमें कि वो अपनी मिलिट्री और टैक्टिक्स को, और ये जो पूरा वॉर का एक मैट्रिक्स है, किस तरह से वॉर को अंजाम दिया है रशिया ने, उसको या एक टेम्पलेट की तरह यूज़ कर सकता है, एक मैट्रिक्स की तरह यूज़ कर सकता है ताइवान सोल्यूशन के लिए। और चाइना ने ये भी देखा है कि रशिया ने न्यूक्लियर फोर्सेस को किस तरह एक डेटरेंट की तरह यूज़ किया है। डेटरेंट की तरह समझिए कि खौफ बना के रखा हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स का, और उसी वजह से यूएसए, नाटो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और कोई भी यूरोपियन कंट्रीज किसी ने भी यूक्रेन की हेल्प नहीं की, इसी वजह से कि उनको एक खौफ है, एक फियर है रशिया की न्यूक्लियर पावर्स का, वो एक डिटरेंट की तरह है। और वही चाइना भी इसको इसी तरह से यूज़ कर सकता है टैक्टिकली। और इस तरह की जो सिचुएशन रशिया यूक्रेन की हुई है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है कि चाइना ताइवान सोल्यूशन के लिए भी इसी टेम्पलेट को यूज़ करेगा। तो ये जो वॉर हुआ, इससे चाइना के लिए कुछ टेकअवेज हैं, चाइना के लिए फेवरेबल पॉइंट्स बनते हैं। मेरी इन दोनों स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए पॉइंट्स रहेंगे एग्जाम के लिए। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट नीड्स अ हाइड्रो सोशल अप्रोच। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 1400 करोड़ कैन बेतवा इंटर रिवर लिंकिंग इंटर प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ बजट अलोकेट किया है। इन सारी वजह से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे से समझिए, पूरे एडिटोरियल को मैंने ब्रीफ किया है, उसको बुलेट पॉइंट्स में आपके साथ शेयर किया है, और ये बुलेट पॉइंट्स अगर आप समझ लेते हैं तो आपको फिर एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2003 एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ
अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप ESSP and Global Environment Change, that is GEC program. And the idea of this joint venture was the human induced transformation of fresh water and its impact on the earth system and society. The fresh water resources are under stress. 2003 में ये joint venture हुआ अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप ESSP और ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज GEC, और इसमें ये डिस्कस हुआ कि जो ह्यूमन इंड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी वजह से फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो अंडर स्ट्रेस है। अंडर स्ट्रेस का मतलब है कि फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो घटती जा रही है। IPCC ने 2007 में अपने फोर्थ असेसमेंट में ये बोला कि 2030 तक जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है और जो फ्रेश वाटर की डिमांड होगी उसमें 40% का गैप आ जाएगा, यानी कि डिमांड सप्लाई में 40% का गैप आ जाएगा, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होगी फ्रेश वाटर की उतना फ्रेश वाटर नहीं होगा, 40% की कमी हो जाएगी उसमें। अलार्मिंग साइन है, याद रखिए। फॉर्मेशन ऑफ द 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप इन 2008, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक आर सपोर्टिंग दिस ग्रुप to ensure safe drinking water and sanitization for all, focusing on sustainable management of water resources, wastewater and ecosystem. Now, UN Development Report 2021 titled Valuing Water, ये याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 2021 UN Development Report का टाइटल क्या था, Valuing Water, and this report has stressed on valuation of water by considering 5 interrelated perspectives. What are these 5 perspectives? Water resources, water infrastructure, water services, water as input to production and socio-economic development and socio-cultural value of water. इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रेश वाटर सिस्टम, ये समझिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो बताया गया है कि 2030 तक 40% का डेफिसिट आ जाएगा डिमांड सप्लाई में, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं पॉइंट्स इंजीनियरिंग ऑफ रिवर चैनल्स, इरीगेशन एंड अदर कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, वाइड स्प्रेड लैंड यूज, लैंड कवर एंड चेंज इन एक्वाटिक हैबिटेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ की वजह से फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हैम्पर हो रही है। अब आते हैं इंटर बेसिन ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट को, क्योंकि बजट में इस साल 1400 करोड़ FM ने अलोकेट किए हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट 1917 में मूट हुआ था, यानी प्रपोज हुआ था, उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया, 1999 में ये रिवाइव हुआ। और इंटर बेसिन ट्रांसफ़र ऑफ वाटर एंड इंट्रा बेसिन ट्रांसफ़र ऑफ वाटर is a major hydrological intervention to rectify the imbalance in water availability due to naturally prevailing unequal distribution of water resources within the given territory. इंटर और इंट्रा का मतलब आप समझते हैं। इंटर बेसिन ट्रांसफर वाटर का मतलब है एक रिवर से दूसरी रिवर के बीच में पानी का ट्रांसफ़र करना, और इंट्रा का मतलब है कि एक ही रिवर के अलग अलग जो पार्ट्स होंगे उसमें पानी को ट्रांसफ़र करना, जिससे कि कॉन्सेप्ट ये है इंटर बेसिन ट्रांसफर प्रोजेक्ट का कि जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं उनमें किसी में पानी ज़्यादा है, किसी में पानी कम है, तो जिसमें पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी सप्लाई कर देंगे जहाँ पे पानी कम है, इंटरलिंकिंग करके। यानी आप इंटरलिंक करेंगे और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी आप ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पानी कम है, जिससे क्या होगा कि सारे रिसोर्सेज जो वाटर बॉडीज़ हैं लगभग इक्वल हो जाएंगे। कैन बेतवा ये पहला प्रोजेक्ट है इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का, जिसमें कि 1400 करोड़ एलोकेट हुए हैं बजट से, और ये वो 5 और भी प्रोजेक्ट हैं जो कैन बेतवा के बार के साथ टेकअप होंगे। इन रिवर्स को आप ध्यान रख लो, ये आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। दमनगंगा पिंजल, पर तापी एंड नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नर कावेरी। इन रिवर्स को आप मैप पे भी लोकेट कर लो और इनके नाम याद रख लो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए चैलेंजेस क्या है। ये जो इंटर बेसिन ट्रांसफर प्रोजेक्ट है जिसमें कि सरप्लस वाटर बॉडी से डेपोजिट वाटर बॉडी में पानी को ट्रांसफ़र करना है, तो ये जो कैलकुलेशन होगी जिसमें कि एक बॉडी को ये डिफाइन किया जाएगा
या टैग किया जाएगा कि ये सरप्लस वाटर बॉडी है, उसके लिए ऑथर बोलते हैं इस एडिटोरियल के कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको कंसीडर जरूर किया जाए। कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। पहला है वाटर डिमांड विद इन द डोनर बेसिन बाय फैक्टरिंग प्रेजेंट फ्यूचर लैंड यूज, स्पेशली क्रॉप पैटर्न। पॉपुलेशन ग्रोथ, अनदर क्राइटेरिया। अर्बनाइजेशन, अनदर पैरामीटर। इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेक्स्ट पैरामीटर। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल फ्लो, डिक्लाइनिंग रेनफॉल इन डोनर बेसिन। ये जो 7 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, यानी किसी भी वाटर बॉडी को सरप्लस वाटर बॉडी डिफाइन करने से पहले इन 7 पॉइंट को कंसीडर किया जाए और तभी उसको सरप्लस वाटर बॉडी डिफाइन किया जाए। आप समझ सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर किसी वाटर बॉडी को जिसको सरप्लस वाटर बॉडी डिफाइन किया, लेकिन इन सारे पॉइंट्स की वजह से उसकी लोकल नीड बहुत ज़्यादा हो जाती है और पानी का वहीं पे कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, तो जो सरप्लस वाटर बॉडी है वो सरप्लस वाटर बॉडी नहीं रहेंगी। ये है इसका मेन अंडरस्टैंडिंग। और ये जो ऑथर ने दूसरे कुछ डेटा दिए हैं रिगार्डिंग दिस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसमें इन्होंने बताते हैं कि 2016 तक इंडिया क्रिएटेड इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ 112 मिलियन हेक्टेयर, बट ग्रॉस इरिगेटेड एरिया वाज ओनली 93 मिलियन हेक्टेयर। यानी जो टोटल पोटेंशियल था हमारा 112 मिलियन हेक्टेयर का इरिगेशन का, लेकिन टोटल इरिगेटेड एरिया और एक्चुअली में है 93 मिलियन, जो कि विच इज़ लेस देन द टोटल पोटेंशियल एरिया। और जो कैनाल इरिगेशन है ये टाइम के साथ घटा है। 1950-51 में ये 40% था और अब ये 2014-15 में जब इसको एवेल्यूएट किया गया था उस समय ये घट के 24% हो गया था। और जो ग्राउंड वाटर इरिगेशन है दिस इज कवरिंग 62.8% ऑफ द नेट इरिगेटेड एरिया। और ये जानना जरूरी है कि जो एवरेज वाटर यूज़ एफिशिएंसी है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की वो इंडिया में 38% है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में 50 to 60% है। तो यहाँ पे इंडिया को पिकअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ द प्लानिंग पार्ट, द वे फॉरवर्ड, ये भी आप याद रखिए क्या है, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए। फर्स्ट, रिडक्शन इन इनएफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन ऑल सेक्टर्स, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, renovation and maintenance of traditional water harvesting structure, grey water management infrastructure, groundwater recharge, increasing water use efficiency and reuse of water। ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए जिससे कि इस पर्टिकुलर वाटर क्राइसिस को टैकल किया जाए। Now, author says further that a hybrid water management system is necessary, where along with professionals and policy makers, the individual, community and society should have definite role in the value chain। author कहना चाहते हैं कि ये जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं इसका जो कन्फिग्रेशन होना चाहिए उसमें प्रोफेशनल्स होना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स होना चाहिए, उसके साथ कम्युनिटीज़ होना चाहिए सोसाइटीज़ की, और इंडिविजुअल सभी लोग होना चाहिए इस पूरे पर्टिकुलर कमेटी में, जिससे और सभी का रोल डिफाइन होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में, सभी का रोल डिफाइन हो। ये किसी पर्टिकुलर एक कमेटी का रोल नहीं है, इसमें हर इंडिविजुअल का रोल है। अगर हमें फ्रेश वाटर के अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है तो इसमें हम सभी का रोल आता है। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें मैंने सारे पूरे एडिटोरियल को मैंने ब्रीफ करके बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर किया है। अब हम स्विच ओवर करते हैं। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सील्ड कवर ज्यूरिप्रूडेंस इज अपलिंग, यानी कि सील्ड कवर सिस्टम लीगल सिस्टम के लिए खतरनाक है। ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी पॉलिटी के लिए, मेंस के लिए और कहीं ना कहीं आपके ऐसे राइटिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इस पूरे एडिटोरियल को मैंने ब्रीफ किया है, बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है और उनको मैं शेयर करूंगा आपके साथ। पहले इस इशू को समझ लेते हैं कि इशू है क्या। मीडिया वन टीवी was banned by the Information and Broadcasting INB Ministry after the Union Ministry of Home Affairs MHA refused to give clearance to the channel citing security reasons। मीडिया वन चैनल
मीडिया वन टीवी चैनल केरला का इसका एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया, आईबी मिनिस्ट्री ने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि इससे कुछ सिक्योरिटी रीजंस जनरेट होते हैं, इसलिए इसका जो पीरियड एक्सपायर हो गया था उसको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। एज द 10-year परमिशन फॉर मीडिया वन टीवी वाज टू एक्सपायर ऑन September 29, 2021, द कंपनी अप्लाइड फॉर इट्स रिन्यूअल फॉर अनदर 10 years in May 2021. On December 29, 2021, the MHA denied security clearance to it. In 2020, the channel had faced 40 hours ban in connection with its reporting of Delhi riots that year. और इसी चैनल को 2020 में 48 घंटे के लिए बैन किया गया था, जब इसने दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उनको कवर किया था, उसकी वजह से। Wednesday, March 2, the division bench said certain aspects relating to the security of the state are mentioned to the effect that Madhyamam Broadcasting Limited has some linkages with the certain undesirable forces which is stated to be a security threat. जब मिनिस्ट्री ने इसको एक्सटेंशन नहीं दिया मीडिया वन चैनल को, तो इन्होंने फिर कोर्ट में केस किया। कोर्ट में डिवीजन बेंच ने ये बोला कि इसको एक्सटेंशन नहीं दिए जाना ही ठीक है, क्योंकि इस चैनल के कुछ लिंकेजेस मिले हैं जो कि अनडिज़ायरेबल फोर्सेस से हैं और जिससे कि स्टेट की सिक्योरिटी थ्रेट जनरेट होता है, इसीलिए इसको एक्सटेंशन नहीं दिया गया और ये ठीक भी है। डिवीजन बेंच ने इसको अपहोल्ड किया। डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस एम मनी कुमार एंड जस्टिस शाहजी पी छाली ऑब्जर्व दैट व्हेन सर्टेन इश्यूज with respect to the security of the state are concerned, the government is at liberty to decline the renew the permission granted without disclosing the complete reason for the non renewal. बेंच के दोनों जजेस ने बोला कि इस तरह की सिचुएशन में जहां स्टेट की सिक्योरिटी का इशू आता है, ऐसे इशू में गवर्नमेंट को ये लिबर्टी है कि वो इसके रिन्यूअल को डिक्लाइन कर सकता है बिना रीज़न को डिस्क्लोज किए हुए। यानी अगर स्टेट की सिक्योरिटी का मामला है तो गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इश्यूज़ को पब्लिक में डिस्क्लोज करे, उस डिस्क्लोज किए बगैर ही रिन्यूअल को डिक्लाइन किया जा सकता है। द डिवीजन बेंच ऑब्जर्व दैट इन द फाइल्स प्रोड्यूस्ड बिफोर इट देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक ऑर्डर और द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। और डिवीजन बेंच ने ये माना कि आईबी ने जो उनको फीड दिया है, जो फीडबैक दिया है, उसमें ये चीज़ क्लियर होती है कि इस पर्टिकुलर इशू से स्टेट की सिक्योरिटी रिलेटेड है, स्टेट की सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है, इसलिए बेंच ने ये डिसीजन लिया। नाउ ऑन February 9th, द सिंगल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट हैड upheld द बैन ऑन द चैनल विच हैज़ द बैकिंग ऑफ केरला चैप्टर ऑफ जमात-ए इस्लामी। अब डिवीजन बेंच में जब ये एक्सटेंशन नहीं मिला तो पार्टी गई हाई कोर्ट में और केरला हाई कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड कर दिया। उन्होंने भी इसको एक्सटेंशन नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये पाया कि इस चैनल को जमात इस्लामी का बैकिंग है और इसी कारण से इससे स्टेट सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, इसलिए हाई कोर्ट ने भी इसको एक्सटेंशन नहीं दिया। अब ये जो डिबेट चालू हुई है उसका कारण समझिए। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, basing the verdict on sealed or secret documents went against the basic principle of natural justice. It pointed out that the said principles mandate that in any process of adjudication, especially one that involves fundamental rights, evidence must be shared with both parties to the dispute. Debate topic, इस पे डिबेट किस तरह से शुरू हो रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि इस चैनल के एक्सटेंशन से स्टेट की सिक्योरिटी पे थ्रेट आता है और इसीलिए वो सारे फीड्स, जो इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसको उन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी स्टेट की सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे डिबेट यहाँ से शुरू होती है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो केस से रिलेटेड है, जो केस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो दोनों पार्टीज़ के साथ शेयर होना चाहिए। यही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो कि सील्ड कवर में सिर्फ जज के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, दूसरी पार्टी को उसके बारे में बताया नहीं गया, तो कहीं ना कहीं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हर्ट होता है।
हिट होता है, अफेक्ट होता है। इस तरह से ये डिबेट हुई। अब हम समझते हैं कि ये सील्ड कवर ज्यूरिप्रूडेंस है क्या। इट इज़ अ प्रैक्टिस used by the Supreme Court and sometimes by the lower courts of asking for or accepting information from government agencies in sealed envelopes that can only be accessed by the judges. देखिए, सील्ड कवर ज्यूरिप्रूडेंस समझने के लिए बहुत ही सिंपल है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट या स्टेट की सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, तो जजेस जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, इनसे जो फीड लेता है, जो इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको सील्ड एनवलप में लेता है और उसका जो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है वो सिर्फ जजेस के लिए होता है। वो इन्फॉर्मेशन और किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। इसी को सील्ड कवर ज्यूरिप्रूडेंस बोलते हैं। While a specific law does not define the doctrine of sealed cover, the Supreme Court derived its power to use it from the Rule 7 of Order 13 of the Supreme Court Rules and Section 123 of the Indian Evidence Act of 1872. और सुप्रीम कोर्ट ये जो सील्ड कवर ज्यूरिप्रूडेंस यूज़ करता है, इसकी वो पावर ड्राइव करता है रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. It is stated under the said rule that if the Chief Justice or court directs certain information to be kept under sealed cover or considers it of confidential nature, no party would be allowed access to the content of such information, except if the Chief Justice himself orders that the opposite party be allowed to access it. It also mentions that information can be kept confidential if its publication is not considered to be in the interest of the public. ये रूल ये भी कहता है कि चीफ जस्टिस और कोर्ट अगर समझती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो सील्ड कवर में इनको मिली है ये कॉन्फिडेंशियल नेचर की है, तो वो इसको किसी भी पार्टी को इसका एक्सेस अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अगर चीफ जस्टिस चाहते हैं, इस बात को वो समझते हैं कि अपोजिट पार्टी को दिया जा सकता है, तभी चीफ जस्टिस ही डिसाइड कर सकते हैं और अपोजिट पार्टी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है। फॉर द एविडेंस एक्ट, ऑफिशियल अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू स्टेट अफेयर्स are protected and a public officer cannot be compelled to disclose such documents. Other instances where information may be sought in secrecy or confidence is when its publication impedes on an ongoing investigation, such as details which are part of the police case diary or breaches the privacy of an individual. When has it been done in the past? यानी ये जो sealed cover jurisprudence है, इससे पहले और किस किस केस में हुआ है? ये जो मीडिया वन टीवी चैनल का केस है केरला का, इसके पहले ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है? इन द केस पर्टेनिंग टू द कंट्रोवर्शियल रफाल फाइटर जेट डील, अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इन 2018 had asked the center to submit details related to deals decision making and pricing in a sealed cover. Next case, in the matter related to National Register of Citizens NRC in Assam, the Supreme Court mandated coordinator of the NRC Pratik Hazela was asked by the Apex Court to submit period reports in a sealed cover which could neither be accessed by the government nor by the petitioner. The next case, where CBI officer Director Alok Verma and the national agency's former special director Rakesh Asthana had made counter allegations of corruption against one another, the Supreme Court had asked the Central Vigilance Commission (CVC) to submit its preliminary reports in a sealed cover. Another case, in 2014 BCCI reforms case, the probe committee of the cricket body had submitted its report to the Supreme Court in a sealed envelope, asking it not to make public the names of the 9 cricketers who were suspected of a match and spot fixing scam. इसके पहले किन किन केस में ये सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस यूज हुआ है उसको देखते हैं। एक तो रफाल फाइटर जेट डील में यूज हुआ है, उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी आसाम के केस में हुआ है। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना जो सीबीआई के डायरेक्टर्स थे,
इन्होंने एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे उस समय करप्शन के, उसमें भी जजेस ने इसको सील्ड एनवेलोप में इंफॉर्मेशन को लिया था। और 2014 में बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट किया था कि इस रिपोर्ट में 9 क्रिकेटर्स के नाम हैं जो कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैम में इन्वॉल्व है, सस्पेक्टेड है, रादर नॉट इन्वॉल्व, सस्पेक्टेड है, तो इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली रिवील ना किया जाए। इसलिए इन केसेस में सील्ड कवर में जजेस ने इंफॉर्मेशन को लिया था। और भी केसेस हैं। इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय स्टेट एजेंसीज इन अ सील्ड कवर वाज आल्सो रिलाइड अपॉन इन 2G एंड कोल स्कैम केसेस, द राम जन्मभूमि केस, द हाई प्रोफाइल केस pertaining to death of Judge B.H. Loya, and in the 2019 case pertaining to the release of Prime Minister Narendra Modi's biopic around the national elections। ये इतने केसेस हैं। मीडिया वन टीवी चैनल के केस के अलावा मैंने आपके साथ 8 केसेस डिस्कस किए हैं। इनको आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद रखिए। इन केसेस में भी सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस यूज हुआ है। नाउ व्हाट इज द क्रिटिसिज्म एंड व्हाट डू द कोर्ट से? अब इसको समझते हैं। Critics of this practice contend that it is only favorable to the principles of the transparency and accountability of the Indian justice system, standing in contrast to the idea of an open court, where decisions can be subjected to public scrutiny. It also said to enlarge the scope of arbitrariness in court decisions, as judges are supposed to lay down the reasoning for their decisions. This cannot be done when they are based upon information submitted confidentially. What is further contested is whether the state should be granted such a privilege to submit information in secrecy when existing provisions like in-camera hearing already provide sufficient protection to sensitive information. क्रिटिसिज्म का रीज़न क्या है? इसमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्रिटिसिज्म इस तरह से जनरेट होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल होती है बाय नेचर, उसमें इन कैमरा हियरिंग का प्रोविज़न होता है, उसमें पब्लिक को हटा दिया जाता है। यानी इन कैमरा में जो कंसर्न पर्सन्स हैं सिर्फ उनको हियरिंग में रखा जाता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली जजेस के पास जा रही है तो जजेस जो भी डिसीजन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आर्बिट्री हो जाएंगे, बाय नेचर आर्बिट हो जाएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है नहीं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन कंसीडरेशन में ली गई है इस पर्टिकुलर डिसीजन के प्रोसेस में। तो वो जो डिसीजन है वो पब्लिक डोमेन में एनालाइज ही नहीं हो पाएगा, एवेल्युएट नहीं हो पाएगा। जज अपने बेसिस पे अपने डिसीजन देंगे और वो कहीं ना कहीं आर्बिट्री हो सकते हैं बाय नेचर। Besides, it is argued that not providing access to such documents to the accused parties obstructs their passage to fair trial and adjudication. In the 2019 judgment in the case of P. Gopalakrishnan v. the State of Kerala, the Supreme Court had said that disclosure of documents to the accused is constitutionally mandated, even if the investigation is ongoing and said documents may lead to the breakthrough in the investigation. In the INX media case in 2019, while granting bail to the Congress leader P. Chidambaram, a bench of the Supreme Court had criticized the Delhi High Court for basing its decision to deny bail to the former Union Minister on documents submitted by the Enforcement Directorate (ED) in a sealed cover. The 3-judge bench of Justice R. Bhanumati and A.S. Bopana and Harikesh Roy had said, though it is held that it would be open to the court to pursue the documents, it would be against the concept of fair trial if in every case the prosecution presents documents in sealed cover and the findings on the same are recorded as if the offence is committed and the same is treated as having bearing or denial granting of the bill. देखिए ये जो 3 केसेस इसमें मेंशन हुए हैं, इन 3 केसेस को आप ध्यान रखिए, इनमें सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस को कहीं ना कहीं कोर्ट्स ने ही क्रिटिसाइज किया था। इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड ये कुछ फंडामेंटल्स राइट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1,
द राइट टू एसोसिएशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। और ये जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स 19 to 22, ये सभी इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में डिस्कस हुए हैं। इनको आप एक बार रिवाइज कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको याद रखें। इस एडिटोरियल में कुछ लैंडमार्क केसेस को भी डिस्कशन में लिया गया, जिसमें मिनर्वा मिल्स लिमिटेड केस है, जिसमें कि कोर्ट ने जिसमें ये डिसीजन दिया था कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है, लेकिन उसकी एक लिमिट डिफाइंड है। उस लिमिट के आगे जाके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, यानी कि जो लिमिटेड पावर पार्लियामेंट को है उसको वो अनलिमिटेड नहीं कर सकता है। ये मिनर्वा मिल्स से रिलेटेड स्लाइड्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडीएम जबलपुर के केस को भी इसमें डिस्कस किया गया है, जिसमें 1976 जिस समय इमरजेंसी चल रही थी, उस समय फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करके, जिसमें हेबियस कार्पस को भी सस्पेंड कर दिया गया था, उस केस का भी डिस्कशन इसमें हुआ है। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अपलिंग, इस पूरे एडिटोरियल को मैंने समराइज किया, बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट किया और इनको स्लाइड फॉर्म में आपके साथ शेयर किया, जिससे कि इस पूरे इशू को आप इन पॉइंट्स के फॉर्म में समझ सकें। और जो कुछ स्लाइड्स हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ईजी रहेगा इन बुलेट पॉइंट्स को याद रखना, जिससे कि आप अपने आंसर को डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस को मैं और भी आपके लिए यूज़फुल बना सकूं, कुछ पॉइंट्स जिनको कि मैं इनकॉर्पोरेट करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं उन पॉइंट्स को भी कोशिश करूंगा अपने वीडियो में शामिल करने की, जिससे कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए हैं, आपकी यूटिलिटी के लिए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो मैं और ज़्यादा इनको यूज़फुल बना सकता हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।